फूलों से सजा एक बड़ा सा कमरा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ही तैयार किया गया हो। बीच में एक बहुत सुंदर बेड, जो कि मोगरे के फूलों की लड़ियों और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू और चारों तरफ जलती वैक्स कैंडल्स कमरे के माहौल को एक रूमानी एहसास करा रही थी। कमरे में बेड पर बिछी सफेद चादर, जिसे अभी तनुज की बहनें बिछा कर गई थीं, उस पर लाल सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत पतली सी दुल्हन शर्माई डरी सी बैठी हुई थी, जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। साथ में अपने आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब बुन रही थी। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि जिसे बचपन से मन ही मन पसंद करती थी, आज उसी से शादी हो गई। अपने एक तरफा प्यार के करीबी के ख्याल से ही उसका दिल रोमांचित हो रहा था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो अपनी तंद्रा से बाहर आई और खुद में सिमट कर बैठ गई। करीब 27 साल का एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र बेड पर बैठी अपनी पत्नी को देखा, फिर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। वो लड़का धीरे धीरे चलकर उस लड़की के करीब आया और धीरे से बोला, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ये राघव था, जिसकी आज ही शादी हुई है और आज शादी की पहली रात है, जिसे लेकर वो भी बहुत नर्वस है। राघव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। लड़की जी सिर्फ इतना ही जवाब दे पाती है। जैसे ही राघव उस लड़की के पास आकर बैठा, वो उठकर खड़ी हो गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सिया, आप ठीक तो हैं? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर राघव के पैर छू लिए। ये सिया थी, जो राघव से एक तरफा प्यार करती थी। एक एथलीट है, उम्र 23 साल है। सिया थोड़ा घबराते हुए बोली, जी वो माँ ने कहा था जब आपसे पहली बार मिलूं तो आपके पांव छूकर आशीर्वाद लूं। उसकी बात पर राघव मुस्कुराया और उसकी आवाज में घबराहट को भांपते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोला, और क्या क्या करने को बोला है माँ ने? राघव के यूं अचानक हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लेने से चिहुक उठी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। सिया कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना बोली, बाकी और कुछ नहीं। राघव शरारती अंदाज में बोला, और कुछ नहीं? ऐसा कैसे चलेगा? सिया उसकी बात सुनकर चुप होकर कुछ सोचने लगी, फिर अचानक से साइड में रखा दूध का गिलास उठाकर राघव को देते हुए बोली, ये भी देने को कहा था? इस पर राघव ने कहा, और? सिया, और ये भी कहा था कि इस गिलास से ही तुम दोनों को दूध पीना है। राघव, लेकिन एक ही गिलास से क्यों? सिया, क्योंकि एक दूसरे का झूठा पीने से प्यार। अभी वो इतना ही कह रही थी कि अपनी बात का मतलब समझते हुए वो चुप हो गई। राघव, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बोलो ना, क्या कहा था माँ ने? सिया शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं। राघव, ये तो गलत बात है कि तुम मुझे बता नहीं रही हो माँ ने क्या कहा। सिया कुछ नहीं बोली। तब राघव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से चूमते हुए बोला, झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, यही कहा था ना माँ ने? सिया राघव के यूं चूमने से सिहर गई। उसने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सर झुकाकर अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करने लगी। राघव उसकी हालत को समझते हुए, सिया तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि प्यार आपसी समझ और विश्वास से बढ़ता है। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं ना, तो उसका झूठा खाने से भी गुरेज नहीं करते। सिया ने राघव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। राघव ने सिया से पूछा, सिया, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? क्या तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? सिया हैरानी से राघव को देखते हुए पूछती है, क्या हुआ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते से? राघव, नहीं सिया, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस रिश्ते को तुम पर थोपूं। जब तक तुम दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सिया, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन जिस इंसान को हम पहले से पसंद करते हों, उसके साथ आगे बढ़ने में क्या सोचना? राघव उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे पहले से पसंद करती हो? सिया मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। राघव उसे अपने सीने से लगा लेता है। सिया भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख देती है। राघव, पहले क्यों नहीं बताया? सिया, हिम्मत ही नहीं हुई हमारी।
हमें डर लगता था आपसे कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं। राघव, तो अब डर नहीं लगा? सिया नाम में गर्दन हिलाते हुए उसके सीने से लग जाती है। राघव भी उसे कसकर बाहों में भर लेता है, फिर धीरे से उसके चेहरे को अपने अंगूठे की मदद से ऊपर करते हुए सिया से बोला, इजाजत है। सिया बिना कुछ कहे अपनी पलकों को झुकाकर हामी भर देती है। अगले ही पल राघव के होठ सिया के सुर्ख होठों पर थे। वो शिद्दत से उन्हें चूम रहा था। सिया भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों अपने प्यार की किश्ती में सवार होकर मोहब्बत के सागर में गोते लगा देते हैं। दोनों पर प्यार का रंग चढ़ा हुआ था। रात भर प्यार के सागर में डुबकियां लगाने के बाद दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमटकर सो रहे थे। उनके प्यार की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जिसकी गवाही देती रात की जलती हुई मोमबत्तियां अपने चरम पर पहुंचकर अब शांत हो चुकी थीं। वही हाल उन दोनों का था। थोड़ी देर में राघव की आंख खुली। उसने अपनी मजबूत बाहों में सोती हुई सिया को देखा, जो बेफिक्र होकर अपने प्यार की गिरफ्त में सोई हुई थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर राघव के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हल्के से उसके होठों को चूमा, फिर उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे किया। उसकी उंगलियों की छुअन से सिया थोड़ी कसमसाई, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। और आज की सुबह उसे रोज से नई लगी। नई जगह, फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपनी आंखें पूरी खोलीं और कमरे को देखने लगी। अगले ही पल उसके जहन में रात के हसीन पल आ गए, जिससे उसके चेहरे पर हल्की हया भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपने पेट पर कुछ वजन सा महसूस हुआ, जिसे छूकर महसूस करते हुए राघव की तरफ गर्दन घुमाकर देखा। ये राघव का हाथ था जिससे उसने सिया को पकड़ा हुआ था। राघव जो पहले से ही उसे देख रहा था, उसने सिया को खींचकर अपने और करीब कर लिया। राघव की गर्म सांसें सिया खुद के चेहरे पर महसूस कर रही थी। उन दोनों की नजरें मिलीं। सिया ने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं। राघव अब भी एकटक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसने धीरे से सिया से कहा, गुड मॉर्निंग मिसेज भारद्वाज। सिया ने उसकी नजरें खुद पर महसूस की तो पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? राघव, अपनी खूबसूरत वाइफ को देख रहा हूँ, जो सोते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। उसकी मासूमियत पर मुझे प्यार आ रहा है। सिया, राघव की बात सुनकर सिया के गाल लाल हो गए। राघव मुस्कुराते हुए बोला, सिया, मैंने आपको मॉर्निंग विश किया, बदले में आपको भी तो उसका जवाब देना चाहिए था। सिया धीरे से, गुड मॉर्निंग। राघव, ऐसे गुड मॉर्निंग कौन करता है? सिया हैरानी से बोली, फिर कैसे करते हैं? हमने कुछ गलत किया क्या? राघव, हम मैं बताता हूँ कैसे करते हैं बिस। इतना कहकर राघव ने अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया और उसके होठों को चूमने लगा। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने भी उसके बालों में अपना हाथ फंसा लिया और उसका साथ देने लगी। 5 मिनट बाद एक दूसरे को गहराई से चूमने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए राघव ने सिया के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, ऐसे करते हैं मॉर्निंग बिस। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस शर्मा कर अपना चेहरा फेर लिया और मुस्कुराने लगी। राघव एक बार फिर मुस्कुराया। उसे शायद कोई शरारत सूझी थी। अच्छा जी, अब हमसे नजरें फेर लीं। सिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। राघव, ओह, तो ऐसे नहीं बोलेंगी आप। इतना कहकर राघव ने उसके गर्दन को चूमना शुरू कर दिया और उसकी पतली उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और हल्का सा उसकी गर्दन पर काट लिया। राघव की इस हरकत से सिया सिहर गई। एक सस की आवाज के साथ राघव के कंधे पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और बोली, बस कीजिए ना आप। रात से न जाने ऐसी कितनी निशानियां दे चुके हैं आप। अब हमें जाने दीजिए, कोई आ जाएगा हमें बुलाने। राघव, नहीं, कोई नहीं आएगा। अभी कोई उठा ही नहीं होगा। अभी सुबह के 5 ही बजे हैं। यहाँ सब 7 बजे उठते हैं। सिया, आज हमारा पहला दिन है यहाँ, तो माँ ने कहा था कि रोज सुबह सबके उठने से पहले उठकर तैयार हो जाना। राघव, अच्छा, माँ ने ये नहीं बताया कि जब पति का रोमांस करने का मन हो तो बीबी को भी उसका साथ देना चाहिए? सिया नामे सिर हिलाते हुए बोली,
नहीं राघव, तुम्हें माँ ने काम की बात छोड़कर सब बताया है। सिया राघव को आंखें दिखाते हुए बोली। राघव, राघव हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ तो हो जाना तैयार, अभी बहुत टाइम है। सिया, नहीं छोड़िए, बहुत लेट हो जाएगा, अभी हमें साड़ी पहनने में भी बहुत टाइम लगेगा। राघव, कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगा। सिया उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, आप हमें साड़ी पहनाएंगे? तो बस फिर तो हमने पहन ली साड़ी। राघव, तुम मजाक समझ रही हो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बस तुम थोड़ी देर और मेरे पास रहो। सिया उसे धकेलते हुए बोली, अब हटिए आप, मैं खुद से पहन लूंगी। राघव ने उसे नहीं छोड़ा, उल्टा उसे और कसकर जकड़ लिया और एक बार फिर उस पर अपने प्यार की बरसात करने लगा। सिया भी उसे मना नहीं कर पाई और उनके प्यार में डूबती चली गई। लगभग 1 घंटे बाद सिया बाथरूम से नहाकर बाहर निकली। बाहर आकर साड़ी पहनने लगी। उसने शीशे में से सोते हुए राघव को एक नज़र देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर खुद से बोली, कहाँ तो ये हमें साड़ी पहनाने में हेल्प करने वाले थे और अब देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। थोड़ी देर में सिया ने साड़ी पहन ली, फिर अपने गीले बालों को झटकने लगी। बालों से टपकते पानी की बूंदें जब राघव के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने लाल रंग की सिल्क की साड़ी में खड़ी सिया पर गई, जो रात की निशानियों को छुपाने में लगी थी। राघव धीरे से उठा और जाकर उसे पीछे से जकड़ लिया। सिया अचानक हुई इस हरकत से थोड़ा चौंक गई। फिर उसने शीशे में से राघव को देखते हुए कहा, छोड़िए राघव, तैयार होने दीजिए, बहुत देर हो रही है, कोई ना कोई आ जाएगा हमें बुलाने। राघव ने उससे कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। सिया, मान जाइए ना। राघव ने गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए ना में गर्दन हिला दी। सिया, ठीक है, मत मानिए, अभी कोई आ जाएगा तब तो आपको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वो तैयार होने लगी। फिर जब वो सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपनी मांग में लगाने लगी, तब राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे हिस्से का काम तुम क्यों करोगी? उसने सिया के हाथ से डिब्बी लेकर सिया की मांग में सिंदूर सजा दिया। सिया मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। राघव ने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। सिया ऐसे ही उसके सीने से लगे हुए बोली, राघव, राघव, हम। सिया, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राघव, हम। बोलो। सिया, हमसे वादा कीजिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, सुख हो या दुख, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अपने सुख दुख में मुझे भी अपना भागीदार बनाएंगे। राघव उसके माथे को चूमते हुए बोला, वादा, तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा, तुम्हें हर चीज में अपना भागीदार बनाऊंगा। सिया मुस्कुरा दी और उसे कसकर पकड़ लिया। राघव ने कहा, अब मुझे भी तुमसे एक वादा चाहिए। सिया उससे अलग होते हुए हैरानी से बोली, कैसा वादा? राघव मुस्कुराते हुए बोला, अब से रोज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर लगाने का वादा। इस पर सिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, वादा, आज से ये सिंदूर सिर्फ आप ही मेरी मांग में सजाएंगे। इस पर राघव ने झुककर सिया का माथा चूम लिया। जानती हो सिया, तुम्हें आज इस रूप में देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी जीवन संगिनी हो, जिसे मैं बचपन से सिर्फ शैतानी करते देखता था, जो सिर्फ मुझसे लड़ना जानती थी, आज वो शर्माना सीख गई। खूबसूरत तो तुम बचपन से थी, लेकिन आज ये श्रृंगार तुम्हारी खूबसूरती को और निखार रहा है। फिर उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोला, तुमसे प्यार था, ये तो नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन एक अलग सा लगाव जरूर था तुमसे, और आज भी है, और मुझे पूरा यकीन है इस लगाव को तुम प्यार में बदल ही दोगी। फिर इस बात पर दोनों हंस दिए। तभी उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शीतल, राघव की बहन थी, जो सिया को बुलाने आई थी। दरवाजे पर शीतल की आवाज सुनकर दोनों अलग हुए। फिर राघव बाथरूम में चला गया। सिया ने जाकर दरवाजा खोला और सर पर पल्लू करके शीतल के पांव छूकर खड़ी हो गई। उसे अंदर रूम में आने को कहा। शीतल अंदर कमरे में आकर, सिया भाभी, आप तैयार हो गई हो तो ये चाय पीकर नीचे आ जाओ, आज आपकी पहली रसोई है। और उसके बाद पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ जाएंगी। सिया, हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ, चलिए मैं आपके साथ ही चलती हूँ। शीतल, नहीं, आप और राघव दोनों साथ में नीचे आना। फिर वो जाते हुए एक सरसरी नजर उनके बेड पर बिछी चादर पर मारकर नीचे चली गई। राघव ने आकर चाय पी,
फिर अपने कपड़े लेकर तैयार होकर नीचे आ गया। सिया और राघव दोनों नीचे आ गए थे। हॉल में उपस्थित सभी बड़ों के पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। जब सिया अपनी सास के पांव छूने के लिए झुकी तो उन्होंने अपने पांव पीछे कर लिए और बोली, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सिया को उनका ये व्यवहार पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर सुनीता जी, राघव की माँ ने कहा, शीतल बहू को रसोई में ले जाकर सबके लिए कुछ मीठा बनवा दे। इसकी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी। फिर पड़ोस की औरतें आ जाएंगी मुंह दिखाई करने। थोड़ी देर में सिया ने सबके लिए हलवा बना कर दिया और साथ में नाश्ता भी बना दिया। सब लोगों ने नाश्ता किया और उसे नेक देकर अपने अपने काम पर निकल गए। फिर सिया ने राघव की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो कि कैसा बना है सब। राघव ने भी उसके मन की बात जानते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें स्पोर्ट्स के अलावा कुकिंग में भी इंटरेस्ट होगा। सिया, मतलब? राघव हंसते हुए, मतलब ये कि अगर रोज इतना टेस्टी खाना मिलेगा तो मैं तो 1 महीने में मोटा हो जाऊंगा। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर राघव उसे बाय बोलकर अपने ऑफिस चला गया। उन दोनों को यूं मुस्कुराते हुए बात करता देख सुनीता जी देख रही थीं। वो सिया के पास आईं और उससे बोली, बहू अपने कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया हाँ में सिर हिलाते हुए उनके पीछे पीछे अपने कमरे में चल दी। कमरे में आकर उन्होंने शीतल को आवाज लगाई। उनके आवाज लगाते ही शीतल भी आ गई और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुनीता जी पूरे कमरे का मुआयना कर रही थीं। फिर उनकी नज़र उनके बेड पर पड़ी, जिसे देखकर वो सिया की तरफ मुड़ी और उसे घूरने लगी। उन दोनों को ऐसे देख सिया को बहुत अजीब लग रहा था। हिम्मत करके सिया ने उनसे पूछा, आपको क्या बात करनी थी माँ जी? सुनीता जी उसके थोड़ा करीब आते हुए बोली, सिया, मैं जो तुमसे पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना। सिया घबराते हुए बोली, जी। सुनीता जी, तुम्हारा शादी से पहले कितने लड़कों के साथ चक्कर रह चुका है? उनकी बात सुनकर सिया शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास उससे क्या सवाल पूछ रही है और वो उन्हें क्या जवाब दे। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। वो चुप खड़ी उन्हें असमंजस से देखती रही। सुनीता जी ने उससे दोबारा पूछा। तब सिया हड़बड़ाते हुए बोली, ये कैसा सवाल है माँ जी? सुनीता जी, जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका सीधे से जवाब दो। सिया, आप मुझे ऐसा समझती हैं? आप तो मुझे बचपन से जानती हैं ना, फिर ये सब? सुनीता जी, हाँ जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। तुमसे शादी करवाकर मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा भी पता होता तो कभी अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करवाती। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे जैसी चरित्रहीन लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता जी क्या बोले जा रही हैं। सिया ने थोड़े गुस्से में कहा, आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं और मैंने ऐसा क्या किया है? सुनीता जी, अच्छा, तो तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है? मैं बताती हूँ। तुमने हमें धोखा दिया है सिया। सिया हैरानी से, कैसा धोखा? तभी बीच में शीतल बोली, ये धोखा कि तुम शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी हो। शीतल की बात सुनकर सिया का सर चकराने लगा। उसे उन दोनों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। हिम्मत करके उसने खुद को संभाला। फिर आंसू भरी आंखों के साथ शीतल से बोली, क्या सबूत है आपके पास? उसकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, बेशर्मी की भी हद होती है। सिया, सब कुछ जानकर अनजान बन रही हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि क्या होता है और क्या नहीं? लेकिन चलो, फिर मैं तुम्हें सबूत दे देती हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर सिया के बेड से ब्लैंकेट हटाया और कहा, देखो सिया, सबूत। सिया को कुछ समझ नहीं आया। उसके चेहरे के भाव देखकर सुनीता जी बोली, देख लो सिया, कहाँ है इस चादर पर खून के निशान जो ये साबित कर सकें कि तुम पवित्र हो? उनकी बात सुनकर सिया को सारा माजरा समझ में आ गया। वो उन्हें थोड़ा गुस्से से बोली, ओह, तो आपने मुझे ऐसे जज किया कि मैं पवित्र हूँ या नहीं? आज के जमाने की होकर इतनी पिछड़ी सोच है आपकी। माँ जी, मैं एक एथलीट हूँ और आजकल ये सब नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी की पहली रात में चादर पर लगे धब्बों से मेरे चरित्र को आप जज नहीं कर सकती। फिर रोते हुए शीतल से बोली, दीदी आप तो पढ़ी लिखी हैं, कम से कम आप तो समझिए, समझाइए ना माँ जी को। शीतल, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये तो हर किसी को पता होता है। सुनीता जी, हमें मत पढ़ाओ सिया,
तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है उम्र का, और यकीन ना हो तो अपनी माँ से जाकर पूछ लेना। सिया, तजुर्बा है लेकिन ये नहीं पता कि किसी के चरित्र को ऐसे नहीं आंका जाता। सुनीता जी, बस सिया, बहुत हो गया, अपना सामान बांध लो। कल सुबह तुम्हारा भाई लेने आ रहा है, उसके साथ चली जाना और यहाँ वापस मत आना। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं मान सकती। उनकी बात सुनकर सिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि 2 दिन शादी को हुए हैं, आज ये मुझे बहू मानने से इनकार कर रही हैं। वो बोली, आप ऐसे कैसे मुझे बहू मानने से इनकार कर सकती हैं? मैं राघव से बात करती हूँ, कहकर अपना फोन उठाने लगी। सुनीता जी, हाँ हाँ मिलाओ फोन, लेकिन राघव से क्या कहोगी कि तुम शादी से पहले किसी के साथ रंगरेलियां मना चुकी हो? सिया ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए राघव को कॉल मिला लिया। वो अभी रास्ते में ही था। सिया का फोन देखते ही राघव के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कार साइड में रोकी और अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, फिर बोला, हेलो सिया। हेलो राघव, क्या बात है? अभी तो घर से आए आधा घंटा ही हुआ है, अभी से मेरी याद आ गई। सिया रोते हुए, राघव आप प्लीज वापस घर आ जाइए। राघव, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो? घर पर सब ठीक हैं? सिया, कुछ ठीक नहीं है राघव। राघव, हुआ क्या है सिया? सिया, आप घर पर आ जाइए, फिर सब पता चल जाएगा। राघव, ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम चुप हो जाओ। सिया, हम जल्दी आइए, कहकर फोन काट दिया। इधर सुनीता जी और शीतल भी अपने कमरे में आ गईं। सुनीता जी ने शीतल से पड़ोस की औरतों को ये कहकर मुंह दिखाई के लिए मना कर दिया कि बहू के घर वाले आ रहे हैं तो 2-3 दिन बाद मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखेंगे। सिया के कमरे में सिया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। विश्वास नहीं हो रहा था कि शादी के 2 दिन बाद ही ये सब क्या हुआ। उसकी लाइफ में एक रात में कितने सपने बुन लिए थे, लेकिन उसे क्या पता था जो सब एक ऐसे बिखर जाएंगे। उसे अपने एथलीट होने पर भी गुस्सा आ रहा था। वो ये सब सोच सोच कर रोए जा रही थी। 15-20 मिनट बाद राघव घर पर आया और भागता हुआ अपने कमरे में गया। सिया को बेड पर बैठे देखकर चैन आया। राघव घबराते हुए घर आया। उसने सिया से पूछा, तुम ठीक हो सिया? सिया राघव को देखते ही उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसे चुप कराया, फिर उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ सिया, अब बोलो भी। सिया उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर राघव भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या रिएक्ट करे इस बात पर। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उठा और सिया का हाथ पकड़कर नीचे अपनी माँ के कमरे में ले गया, जहाँ शीतल और सुनीता जी आपस में बात कर रहे थे। सुनीता जी, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने अपने इकलौते बेटे की शादी इस लड़की से करवाने के लिए हाँ कहा था। क्या सोचा था और क्या निकली। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज में, क्या कहूंगी आस पड़ोस में कि कैसी बहू आई है। तभी राघव बोला, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। सुनीता जी, राघव तू आ गया। बेटा तुझे नहीं पता, तेरे साथ धोखा हुआ है। इस लड़की और इसके घर वालों ने हमें धोखा दिया है। राघव, कैसा धोखा माँ? सुनीता, ये लड़की बदचलन है, तू इसे छोड़ दे, मैं तेरी किसी अच्छे घर की लड़की से शादी करवाऊंगी। ये सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आया और बोला, बस कीजिए माँ, किस जमाने में जी रही हैं आप? आप एक लड़की के चरित्र को इस घटिया कारण की वजह से कैसे जज कर सकती हैं? मैं सिया को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। सुनीता, राघव तू समझ नहीं रहा है, मैं तुझे कैसे समझाऊं, ये सही लड़की नहीं है। राघव, मुझे कुछ नहीं समझना माँ, समझने की जरूरत आपको है। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। सिया की पवित्रता को साबित करने के लिए मुझे किसी दकियानूसी तर्क की जरूरत नहीं है, और मैं सिया को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। फिर शीतल की तरफ मुड़कर बोला, दीदी आप भी तो एक स्त्री हैं, आप तो सब जानती हैं, फिर भी आप इन सब बातों में माँ का साथ दे रही हैं। आप दोनों ने इस बात का तमाशा बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सुनीता जी, बेटा तू समझने की कोशिश कर, तू अभी कुछ नहीं जानता, मैं जानती हूँ। धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। राघव ने कहा, समझिए आप, ये गलत है, आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है, और वैसे भी इन सब से दिक्कत मुझे होनी चाहिए थी, ना कि आपको। सुनीता,
मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मुझे मत समझा। ये बदचलन लड़की इस घर की बहू बनकर नहीं रहेगी। तेरा पीछा तो मैं इस घटिया लड़की से छुड़वा कर ही मानूंगी। न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करवा कर आई है, और जब भेद खुल गया तो ऐसे आंसू बहा रही है जैसे हमने इस पर कितना जुल्म कर दिया हो। तब सिया गुस्से में चिल्लाकर बोली, बस माँ जी, बहुत हो गया। बहुत अपशब्द कह लिए आपने मुझे, और बहुत सुन लिए मैंने। मैं और राघव जी कब से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हैं। खुद एक औरत होकर एक स्त्री के सम्मान को कैसे रौंद सकती हैं आप? किसने हक दिया आपको अपनी ही बहू की इज्जत उछालने का? राघव ने सिया को रोका, चुप रहने के लिए कहा, लेकिन सिया ने मना कर दिया। और आप होती कौन हैं ये फैसला करने वाली कि मैं बदचलन हूँ? आप शायद भूल गईं बदचलन किसे कहते हैं। चलिए मैं याद दिला देती हूँ। भूल गईं आप अपनी इन आज्ञाकारी बेटी की करतूत? अभी कुछ साल ही हुए हैं ये जो आज आपका साथ दे रही हैं, जिनका आपके पड़ोसी के लड़के के साथ चक्कर था। सिया की बात सुनकर राघव गुस्से में चिल्लाया, सिया, ये क्या बोल रही हो तुम? मानता हूँ माँ और दीदी ने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें कुछ भी कहो। ये मैं नहीं कह रही, ये तो आपके आस पड़ोस वाले खुद बता देंगे। कितनी बार आस पड़ोसियों ने चोरी छुपे पकड़ा था इन दोनों को। राघव, सिया तुम बहुत बोल रही हो, चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। सिया, नहीं राघव जी, आज मैं चुप नहीं होंगी। आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है तो इस उंगली को उसकी सही दिशा में उठा कर रहूंगी। सिया सुनीता की तरफ मुड़ते हुए बोली, बताइए माँ जी, अब क्यों चुप हो गई आप? और याद दिला देती हूँ, आपको तो पता होगा कि आपकी बेटी ने लव मैरिज की है, वो भी इंटरकास्ट। लेकिन नहीं बताया कि इस इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए आप माने क्यों? ऊपर से रिश्ता होते ही 15 दिन में शादी भी कर दी। ब्राह्मण परिवार का लड़का मिलना इतना मुश्किल था या आपकी बेटी शादी से पहले ही रंगरेलियां मना चुकी थी? और तो और उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। इतना सुनते ही राघव से रहा नहीं गया। उसने चिल्लाते हुए सिया पर हाथ उठा दिया और बोला, बहुत बोल ली तुम मेरी बहन के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिया अपने गाल पर हाथ रखे हैरान सी राघव को देखने लगी। सुनीता हड़बड़ाते हुए बोली, देख तो खुद को बचाने के लिए कैसे इल्जाम लगा रही है मेरी बेटी पर। सिया आंखों में आंसू लिए बोली, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ माँ जी, सच बता रही हूँ, जिससे शायद आज तक राघव अनजान है, और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। लेकिन आज आप मुझे जो चाहें समझें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चरित्रहीन मैं नहीं हूँ, आपकी बेटी है, और मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। राघव हैरानी से सिया को देखता है, फिर अपनी माँ को। सिया रोते हुए बोली, आप भले मुझे इस घर की बहू ना माने, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी औरत के चरित्र को आप इन बेतुकी बाहियात बातों से नहीं आंक सकते। इतना कहकर सिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राघव हैरान नजरों से अपनी माँ को देखा, फिर अपनी बहन को, जो सर नीचे किए चुपचाप खड़ी थी। राघव उन दोनों की चुप्पी देखकर समझ गया कि सिया सच कह रही है। शायद उसके जॉब की वजह से, दूसरे शहर में रहने के कारण, शायद उससे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं। राघव वापस अपने कमरे में आ गया। उसने अंदर आकर कमरे को बंद किया, फिर सिया के पास आया। सिया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। राघव उसके करीब आया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। सिया एकदम से चौंक गई, फिर उसे समझ आया कि ये राघव है। उसने राघव से छूटने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन राघव ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। फिर उसने धीरे से कहा, सिया मुझे माफ कर दो। सिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। राघव ने फिर से कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सिया राघव की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, राघव, आपने जो किया उसे मैं माफ कर दूंगी, लेकिन जो दाग आपके परिवार वालों ने मुझ पर लगाया उसका क्या? उसके लिए मैं किसी को माफ नहीं कर सकती। ये आप भी जानते हैं कि किसी भी लड़की के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों और ऐसे लालछन का लगाने से उस पर क्या बीतती है। मैं तो आपके साथ अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी शुरू करना चाहती थी, लेकिन अब क्या? क्या अब मैं यहाँ उस सम्मान के साथ रह पाऊंगी? क्या आपके साथ इस सफर पर सर उठाकर रह पाऊंगी? क्या आप मुझे वो सम्मान वापस दिला पाएंगे? राघव सिया की बात सुनकर चुप हो गया, फिर हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। माँ और दीदी को
तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ उनकी गलती है, उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैं उन्हें समझाऊंगा कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं है। लेकिन एक बार मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सिया ने धीरे से हम कहा। राघव, सिया मैं जानता हूँ कि तुम एक एथलीट हो और एथलीट के साथ ये सब नॉर्मल है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई ऐसा कोई अतीत है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि अतीत किसी का भी हो सकता है। अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो। सिया ने राघव की बात सुनी और आंखों में आंसू लिए उसे हैरानी से देखने लगी। उसने सोचा नहीं था कि राघव उससे ऐसा सवाल करेगा। उसने राघव को देखते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी राघव। आप मुझे बचपन से जानते हैं, उसके बाद भी ऐसा सवाल। गलती आपकी नहीं है राघव, गलती है तो हमारे समाज में जो गलत भ्रांतियां फैली हैं उनकी। मैंने आपको माफ किया, लेकिन इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इधर राघव को अपनी कही बात पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने सिया से ये सवाल किया। फिर उसने बुझे मन से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और सिया से बोला, सिया मुझे माफ़ कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ क्या कह रही है या समाज क्या कहेगा, मुझे तुमसे मतलब है। प्लीज़ सिया दरवाज़ा खोलो। सिया खुद को संयत करते हुए, मैं ठीक हूँ राघव, आप जाइए। राघव, नहीं पहले तुम बाहर आओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राघव, नहीं अभी आओ। सिया बाहर आई। राघव ने उसे देखकर चैन की सांस ली, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल बाद सिया ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए और खुद को उसके सीने में छिपा लिया। काफी रोने के बाद सिया चुप हो गई। राघव ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले गया। सिया का रोना अब भी चालू था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने सोचा है क्या वो सही है। सिया को इस तरह रोता देख राघव के दिल में दर्द हो रहा था। वो उसे चुप होने को कह रहा था, लेकिन सिया चुप नहीं हो रही थी। राघव ने सिया को खुद से दूर किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो धीरे धीरे सिया के होठों को चूम रहा था। उसके होठों का स्पर्श पाकर सिया शांत हो जाती है। राघव और पर्सनैलिटी किस करने लगता है। सिया भी इस एहसास में खोने लगती है। उसके हाथ राघव के बालों में चले जाते हैं। वो एक दूसरे का साथ पाकर काफी सुकून महसूस कर रहे थे। सिया भी राघव के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी थी। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमटकर सो गए। सिया और राघव की नींद शाम को दरवाजा खटखटाने की आवाज से खुली। राघव ने पूछा, कौन? तभी एक नौकरानी मंजरी आवाज देते हुए बोली, राघव भैया, नीचे भाभी के घर वाले आए हैं, आप लोगों को नीचे बुलाया है, जल्दी आइए। राघव, तुम चलो हम आते हैं। राघव और सिया एक दूसरे से अलग हुए और अपने कपड़े पहनकर खुद को ठीक करके नीचे गए। सिया घबरा रही थी तो राघव ने उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों नीचे आए तो सुनीता जी ने सिया को गुस्से भरी नजरों से देखा। फिर उसने अपने घर वालों को देखा जो उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। सिया को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि उसकी सास ने उसके घर वालों से सारी बात बता दी है। फिर सिया की माँ सिया को देखकर खड़ी हो गई और उसके पास आकर बोली, तू मेरे साथ इधर आ। वो उसे साइड में ले गई और उससे पूछने लगी, सिया, जो तेरी सास ने हमें कहा क्या वो सच है? सिया, मुझे नहीं पता माँ कि इन्होंने आपको क्या बताया है क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। सिया की माँ चुप हो गई। सुनीता ने सुबह की बात के बारे में सब बता दिया था और उन्होंने सिया को वापस ले जाने के लिए बुलाया था। सिया की माँ ने सिया के पिताजी को सारी बात बता दी थी। उन्हें भी सुनकर बहुत बुरा लगा कि वो सिया के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं। वो बस राघव का रिएक्शन देखना चाहते थे। फिर उसके पिताजी से कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सिया के पिताजी बोले, हम अपनी बेटी को वापस घर ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार दामाद जी की मर्जी पूछना चाहते हैं। राघव, जो कब से चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, वो उनकी बात सुनकर अचानक बोला, सिया कहीं नहीं जाएगी। राघव की बात सुनकर सब हैरान रह गए, खासकर सुनीता जी। उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनका साथ न देकर अपनी पत्नी का साथ देगा।
सुनीता जी राघव से गुस्से में बोली, राघव ये तू क्या बोल रहा है? मेरे इतना समझाने के बाद भी तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। राघव, माँ आप जो इल्जाम सिया पर लगा रही हैं वो सरासर गलत हैं, एकदम बेबुनियाद हैं। समझना आपको चाहिए, मुझे नहीं। सुनीता, तो तू मुझे गलत ठहरा रहा है, मेरे तजुर्बे को झुटला रहा है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो पूछ इसकी माँ से, क्या ये नहीं जानती इस बारे में? सिया की माँ से शर्म के मारे कुछ बोलते नहीं बना। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मुझे सिया पर पूरा भरोसा है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। सिया की माँ की बात सुनकर सुनीता का पारा और हाई हो गया। वो बोली, हाँ हाँ, आप क्यों अपनी बेटी की करतूत बताएंगी? आप तो खुद ही चाहेंगी ना कि आपकी बदचलन लड़की को दूसरे के मत्थे मरना। दूसरी तरफ बेचारी सिया शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अपनी सास की बात को सुनकर वो एकदम स्तब्ध रह गई। सुनीता की बात सुनकर सिया के पिताजी से रहा नहीं गया। वो बोले, बस बहन जी, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना मुंह खोलूं। जिनके घर खुद शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसके बाप भाइयों का सर नीचे हो। मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी घटिया है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपनी बेटी आप जैसे लोगों के घर ब्याह दी। अरे आपने तो हमारे पुराने रिश्ते का भी मान नहीं रखा। आप तो पहले से जानती थी ना मेरी बेटी को, खुद ही रिश्ता लेकर आई थी हमारे घर। आपने जो कहा मैंने दहेज में वो सब दिया। सुनीता जी के आगे हाथ जोड़ते हुए, अगर आपको और दहेज चाहिए तो मुझे बताइए, लेकिन मेरी बेटी के मान सम्मान को यूं चोट मत पहुंचाइए। सुनीता, बस कीजिए, मैं इसे अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारूंगी। सिया के पिताजी बोले, तो ठीक है, मैं मेरी बेटी को इस घर में एक पल नहीं रहने दूंगा। फिर सिया की तरफ मुड़ते हुए बोले, चलो सिया। सिया और राघव उनकी बात सुनकर जम गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। राघव ने हिम्मत करके सिया के पिताजी से कहा, पापा, सिया कहीं नहीं जाएगी। फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए, माँ आप सिया और उसके घर वालों से माफी मांगिए। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। अब भी वक्त है, माँ समझ जाइए और अपनी गलती को मान लीजिए। सुनीता, तू चुप कर। कल की आई लड़की के लिए कैसा बाबरा हो रहा है? एक रात में क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तेरे ऊपर, जो उसके गुणगान किए जा रहा है? अरे बहुत लड़कियां मिल जाएंगी तुझे, इस बदचलन के पीछे मत पड़। राघव गुस्से से, बस माँ, अगर आपने एक और बार सिया को बदचलन कहा तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुनीता ने राघव की बात सुनकर कहा, अच्छा, तो अब तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा, वो भी इस लड़की के लिए? ठीक है, तू जाना चाहता है ना तो जा, लेकिन याद रख, तुझे जाने से पहले मेरी लाश पर से गुजरकर जाना होगा। सुनीता की बात सुनकर सिया बोली, जो अपना सामान लेकर नीचे आई थी, राघव जी, आप मेरी वजह से अपने घर परिवार को मत छोड़िए। कुछ लोगों को समझाना पत्थर पर सर फोड़ने जैसा होता है। मुझे किसी को भी कोई सफाई नहीं देनी है। ये भले ही मुझे अपनी बहू ना माने, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, चलती हूँ। इतना कहकर सिया अपना सामान लेकर अपने घर वालों के साथ निकल गई। राघव उसे जाते हुए देख रहा था। वो भागकर उसके पीछे गया। सिया रुको, राघव ने कहा। सिया राघव की आवाज सुनकर रुकी, फिर अपनी आंसू भरी आंखों से राघव को देखा। राघव उसके पास आया और बोला, सिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ की वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। फिर उसके घर वालों की तरफ मुड़कर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं अपनी माँ के किए की माफी मांगता हूँ। मेरी माँ ने जो किया वो बहुत गलत है। मैं वादा करता हूँ सिया को उसका सम्मान वापस दिलाऊंगा। वो इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसे सम्मान सहित इस घर में वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। राघव की बात सुनकर सिया की आंखों में रुके आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए। राघव उन्हें पोंछते हुए, चुप हो जाओ सिया, इन आंखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने सिया को सीने से लगा लिया। सिया उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद सिया शांत हुई। फिर सिया के पिताजी ने राघव से कहा, बेटा, मैं नहीं जानता सुनीता जी को मेरी बेटी को लेकर क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है
कि मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। राघव ने उनके हाथ को थामकर कहा, मैं जानता हूँ पापा, लेकिन माँ की इस गलतफहमी को मैं बहुत जल्दी ही दूर करूंगा। सिया के पिताजी ने राघव के कंधे को थपथपाया, फिर वे लोग गाड़ी में बैठकर चले गए। राघव उन्हें जाते हुए देखता रहा। दूसरी तरफ सिया गाड़ी में बैठी खिड़की से सर टिकाए बस रोए जा रही थी। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप किया। इधर राघव को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर के अंदर जाने की, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने पूरे कमरे को एक बार देखा। पूरे कमरे की सजावट को देखकर और उस कमरे में फैली उसके प्यार की खुशबू की वजह से उसके दिल में दर्द सा होने लगा। उसने एक बार ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा, जहां पर सिया खड़ी तैयार हो रही थी। उसकी सिंदूर की डिबिया के नीचे उसे लेटर मिला जो सिया ने उस वक्त लिखा था जब वो अपना सामान लेने कमरे में आई थी। राघव ने वो लेटर उठाया। उसमें लिखा था, राघव, मैं जानती हूँ जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तब तक मैं इस घर से जा चुकी होंगी। मुझे नहीं पता कि माँ जी की गलतफहमी आप कैसे दूर करेंगे, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है। मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने मुझसे वो सवाल किया, लेकिन फिर लगा आपकी गलती नहीं है। इतना सब होने के बाद किसी भी पुरुष के मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप माँ जी की ये गलतफहमी दूर कर देंगे और ये भी उम्मीद करूंगी कि आप मुझे भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। राघव, मेरी वजह से आपके और आपके परिवार के बीच दूरियां आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा क्या है, मुझे तो आए एक दिन ही हुआ था, एक सपना समझकर भूल जाइए, लेकिन मेरी वजह से अपने परिवार वालों से नाराज मत होइएगा। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हैं राघव। आपको इस रूप में देखने की चाहत बचपन से थी, तो किसी और का ख्याल ही नहीं आया कभी। सपनों के राजकुमार में भी सिर्फ आपका ही चेहरा नजर आता था। कभी सोचा नहीं था ये सपना सच होगा। सच हुआ भी और टूट भी गया। आशा करूंगी आज के बाद हम कभी न मिलें। सिया। इस लेटर को पढ़ने के बाद बस राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो उस लेटर को सीने से लगाए वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे उस कमरे में घुटन सी होने लगी। उसने गुस्से में पूरे घर की सजावट को बिगाड़ दिया। सारा सामान उठाकर फेंक दिया। तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर सुनीता और बाकी के घर वाले ऊपर आ गए। उन्होंने राघव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। घर वालों को देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में बीच में रखी सेंटर टेबल पर जोर से हाथ मारा तो उसका शीशा टूटकर उसके हाथ में चुभ गया, जिस पर उसके हाथ से खून निकलने लगा, जिसे देखकर सब लोग डर गए। सुनीता जी, राघव मेरे बच्चे क्यों कर रहा है ये सब? राघव, क्या आप नहीं जानती? सुनीता, बेटा मैंने जो किया तेरी भलाई के लिए किया, तू समझने की कोशिश कर। राघव, समझना आप लोगों को है, मुझे नहीं। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। तो आगे से याद रखिएगा, मुझे समझाने की बजाय खुद समझिए। और हाँ, आज के बाद मेरा भी आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। सुनीता, बेटा ऐसा मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरे अच्छे बुरे की चिंता है। मैंने जो भी किया इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। राघव गुस्से में बोला, घर की इज्जत बचाने के लिए? घर की लक्ष्मी की इज्जत को सबके सामने तार तार कर दिया। अरे आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किसी की बेटी की इज्जत उछाल रही हूँ? कल को मेरी भी बेटी की इज्जत उछाली जा सकती है। अरे उन भले लोगों ने तो आपकी बेटी की सच्चाई जानते हुए भी अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे जोड़ा, और आपने तो ये बात मुझसे भी छिपाई, जबकि बाहर हर कोई इनके बारे में जानता है। क्या सिया को लड़के नहीं मिलते? वो एक इंटरनेशनल एथलीट है, सरकार की तरफ से उसे सरकारी नौकरी भी मिली हुई है, पढ़ाई में भी वो टॉपर है। और आपकी बेटी क्या है, बीए फेल। अगर वो चरित्रहीन होती तो उसे ये सब करने का टाइम कब मिला होगा? वो ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो उसका भाई वहाँ मौजूद होता था। उसके भाई ने अपनी निगरानी में उसे ट्रेनिंग दिलवाई, फिर कैसे वो बदचलन हो गई माँ? अरे सुनिए, क्या आपने कभी उसे अकेले घर से बाहर घूमते देखा है, या किसी सहेली के साथ कभी बाजार में घूमते मिली है वो आपको? नहीं ना।
तो फिर कैसे गलत हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज के लालच में आपने ये सब किया हो? उसकी बात सुनकर सुनीता हैरान रह गई, साथ में बाकी घर वाले भी। सुनीता ने कहा, बेटा, मैंने जो कहा वो अपने तजुर्बे और पहले से चली आ रही प्रथाओं के हिसाब से ही कहा। मुझे दहेज से कोई लालच नहीं है, और तू और तेरे पापा अच्छा खासा कमाते हैं, घर में सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर राघव ने कहा, अगर कुछ नहीं चाहिए था तो एक बात शांति से बात तो करती, यूं तमाशा बनाकर क्या मिला आपको? इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गया। सुनीता उसे रोकती रह गई, लेकिन वो नहीं रुका। सुनीता हार कर अपना सर पकड़कर बैठ गई। सिया भी अपने घर आ गई थी। उसने बिना किसी की बात सुने सीधा अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर खुद को बाथरूम में बंद करके शावर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो गई। गिरते पानी के साथ साथ सिया के आंसू भी बह रहे थे। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ 2 दिन में इतना सब कुछ हो गया, जो एक एक करके शादी से लेकर आज सुबह घटनाक्रम की तरह उसकी आंखों में चलने लगा। राघव की करीबी से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर वो गायब होकर आंसुओं में तब्दील हो गई। काफी देर रोने के बाद वो बाहर आई, अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई और सोने के लिए आंखें बंद की ही थीं। उसकी माँ और भाभी खाना लेकर उसके पास आईं और उसके पास बैठकर प्यार से उसका सर सहलाने लगीं। फिर सिया से बोली, सिया, खाना खा ले मेरी बच्ची, मुझे नहीं लगता तूने सुबह से कुछ खाया होगा। उनकी बात सुनकर सिया की आंख फिर से भर आई। उसने कहा, माँ, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? आप सही कहती थी कि लड़कियों के लिए नहीं बने ये खेलकूद। इसी खेलकूद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। इतना कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ साथ वो दोनों भी रोने लगी। सिया की माँ बोली, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है बेटा, ये तो उनकी गलती है जो मेरी हीरे सी बेटी की परख वो नहीं कर पाई। जो हुआ उसे भूल जा, चुप होकर ये खाना खा। फिर वो जबरदस्ती उसे खाना खिलाकर उसे सुलाकर बाहर चली गईं। सिया भी ज्यादा रोने की वजह से काफी थक गई थी। फिर वो भी नींद की आगोश में चली गई। सिया और राघव अलग हो गए थे, यूं कह लीजिए मिलके भी नहीं मिले थे। सिया ने अपने घर पूरी रात रो रो कर गुजार दी थी। न जाने किस पहर में उसकी आंख लगी थी। वो बस सब कुछ याद करके उदास हो रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो गया, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यही हाल राघव का था। वो गुस्से में घर छोड़कर आ गया था। पूरी रात उसने गंगा किनारे घाट पर बिता दी थी। सुबह आरती की आवाज से उसकी नींद खुली। वो उठा और आरती सुनने के बाद गंगा में डुबकी लगा दी। फिर वो बाहर आया, उसने अपने कपड़े पहने, गंगा आरती ली और वापस अपने घर आ गया। घर पर सब लोग उसके रात भर घर न आने से परेशान थे। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। रात भर जागने और अपने बेटे के घर न लौटने की वजह से परेशान होकर वो बेहोश हो गई थी। उनका बीपी डाउन हो गया था। राघव के पापा अशोक जी भी थोड़े परेशान थे राघव के इस व्यवहार से, क्योंकि राघव बहुत ही शांत और सुलझा हुआ लड़का था। राघव घर आया तो देखा डॉक्टर घर आए हुए हैं, जो कि सुनीता जी को चेक कर रहे थे। सुनीता अब भी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, तो सबसे पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा। ब्लैक कॉफ़ी या चाय जरूर पिला दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना मिले, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। राघव ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके गुस्से की वजह से उसकी माँ की ये हालत है। वो उनसे नाराज था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी माँ को दुख पहुंचाए। वो दबे कदमों से अपनी माँ के कमरे में गया और उनका हाथ पकड़कर बैठ गया। उसके स्पर्श से उसकी माँ होश में आने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी थीं। सुनीता जी राघव को उनके पास देखकर बहुत खुश हुई। वो राघव से बोली, बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं कितना डर गई थी तेरे घर न आने से। वादा कर, आज के बाद ऐसे घर से बाहर नहीं रहेगा। राघव ने उनका हाथ पकड़े ही हामी सिर हिलाते हुए हामी भर दी। फिर उन्हें नाश्ता करवाकर सोने के लिए बोलकर बाहर अपने कमरे में आ गया। राघव अपने कमरे में आकर बालकनी में खड़ा हो गया और सोचने लगा कि वो क्या करे जो अपनी सिया को वापस लेकर आए।
उसके जहन में सिया के लेटर में लिखे शब्द गूंज रहे थे कि आप मुझे भूलने की कोशिश करना। उसे लगा था कि सिया अब कभी उसे नहीं मिलेगी, वो उसे छोड़कर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें कब नम हुई पता ही नहीं चला। राघव के पापा ने जब उसे देखा तो वो उसके पास आए और बोले, राघव मैं मानता हूँ सुनीता और शीतल ने जो किया वो गलत है, लेकिन तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम बहू को घर से जाने दोगे और खुद ऐसा व्यवहार करोगे। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं सिया और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ उस बच्ची को, बहुत ही संस्कारी और गुणवान बच्ची है वो, और उससे भी बड़ी बात वो तुमसे प्यार करती है। आज नहीं तो कल सुनीता को उसकी गलती का एहसास होगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी बेटा, तुम्हें ही उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो गलत है। राघव उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि उसके पापा ये बात कैसे जानते हैं कि सिया उसे पसंद करती है। वो असमंजस के भाव से उन्हें देखने लगा। यही अशोक जी उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि वो तुम्हें पसंद करती है। राघव सिर हिलाकर हामी भर देता है। अशोक जी, मैं बहुत पहले से ये बात जानता हूँ और इस पर मेरा विश्वास जब पुख्ता हुआ, जब तुम्हारी और सिया की शादी की बात करने के लिए मैं उनके घर गया था। तुम्हारा नाम सुनकर जो चमक आई थी उसके चेहरे पर, उसे देखकर कोई समझ जाता कि वो तुम्हें पसंद करती है। और ये बात मैं ही नहीं, उसका पूरा परिवार जानता है। तुम जानते हो उसने स्पोर्ट्स में अपनी रुचि क्यों बनाई? राघव नहीं अशोक जी, क्योंकि बचपन से तुम हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देते थे। तुम्हें पता है कि उसने फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया? राघव, उसे पसंद था फुटबॉल। अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं। राघव हैरानी से उन्हें देखने लगा। अशोक जी फिर बोले, क्योंकि फुटबॉल तुम्हारा पसंदीदा खेल था। तुम बचपन में हमेशा फुटबॉल खेलते रहते थे। स्कूल में भी तुम काफी अच्छा फुटबॉल खेलते थे, वरना उसका पसंदीदा खेल तो बैडमिंटन था। राघव उनकी बात सुनकर सोचने लगा और अतीत में खो गया कि वो कैसे हमेशा फुटबॉल खेला करता था और सिया हमेशा उससे बैडमिंटन खेलने के लिए कहती थी, लेकिन राघव हमेशा उसे ये कहता था कि मुझे ये लड़कियों वाला खेल पसंद नहीं। फिर उसने स्कूल में कुछ दिन बाद फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने की कोशिश करती थी। वो राघव को देखकर उसके मूव्स को ट्राई करती थी। राघव ने समय के साथ साथ अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया था और फुटबॉल खेलना बंद कर दिया था। अशोक जी की आवाज से वो वर्तमान में वापस आया। अशोक जी बोले, राघव तुमने तो अपनी पसंद को सिर्फ शौक में रहने दिया था, लेकिन सिया ने तुम्हारी पसंद को खुद की पसंद बना लिया था। देखते देखते उसकी ये पसंद कब जुनून में बदल गई पता ही नहीं चला। राघव, मैं इतना ही कहूँगा कि सिया ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी। वो सुनीता की बातों से बहुत आहत हुई है बेटा। उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। रमेश जी से बात हुई थी मेरी, वो भी बहुत नाराज हैं सुनीता से। अब तुम अपना पति धर्म निभाओ और अपनी पत्नी को सम्मान सहित वापस लाओ। राघव अपने पापा की बात सुनकर बोला, हाँ पापा, मैं अपनी सिया को वापस लेकर आऊंगा। फिर वो राघव की पीठ थपथपाकर चले गए। राघव भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाते हुए उसे शीतल मिली। उसने शीतल को देखकर पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शीतल मन महसूस कर रह गई। वो उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राघव ने मौका ही नहीं दिया। राघव शीतल को देखकर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। शीतल उसे देखकर मन महसूस कर रह गई, क्योंकि वो राघव से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उस पर राघव की नाराजगी भी जायज थी। शीतल चुपचाप नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद उसने सबके लिए खाना बनाया, फिर डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए सबको बुलाने को कहा। अशोक जी और सुनीता के साथ सब आ गए थे, सिवाय राघव को छोड़कर। फिर शीतल के पति रोहन ने शीतल से कहा, राघव कहाँ है? शीतल, अपने कमरे में है। रोहन ने कहा, उसे भी बुलवाओ। रोहन की बात सुनकर सुनीता जी ने नौकर से कहा कि वो राघव को बुलाकर लाए। उनकी बात सुनकर वो राघव को बुलाने गया, लेकिन राघव ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। नौकर नीचे आया और राघव ने जो कहा वो सबको बता दिया। उसकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, ऐसे कैसे भूख नहीं है, मैं बुलाकर लाती हूँ। वो उठने लगी
तो अशोक जी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, बैठ जाओ सुनीता, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। जब उसका मन होगा वो खा लेगा। वो घर में है, यही काफी है। अब और जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। उसे कुछ समय अकेला छोड़ दो। अशोक जी की बात सुनकर सुनीता अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शीतल खाने की थाली लगाकर राघव के कमरे की तरफ गई। बहुत हिम्मत करके उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से राघव कुछ नहीं बोला। तब शीतल धीरे से कमरे के अंदर गई। उसने देखा कि राघव अपने बेड पर लेटा औंधे मुंह सो रहा है। उसके पास सिया की वो लाल साड़ी पड़ी थी जो उसने उस रात पहन रखी थी जब वो उस कमरे में पहली बार रुकी थी। पूरी रात घर से बाहर बेआराम सीढ़ियों पर सोने की वजह से राघव काफी थक गया था। ऊपर से उसके सर में दर्द भी था। ये सब देख शीतल से वहां रुका नहीं गया। वो खाना साइड टेबल पर रखकर चुपचाप चली गई। दूसरी तरफ सिया भी अपने गम को खुद में समेटने की कोशिश कर रही थी। वो सारे दिन अपने कमरे में रहती। अपने पिता और भाई से उसने शर्म के मारे बात करना, उनके सामने आना तक छोड़ दिया था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। राघव और सिया की दूरियां कम नहीं हुई थीं। राघव ने एक दो बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हार कर राघव ने उनसे बात करना छोड़ दिया था। वो भी बस हाँ या ना में ही जवाब देता। एक बार वो सिया से मिलने उसके घर गया और वहां उसने सिया से मिलकर डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट माँ को देने के लिए कहा। तो सिया ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि जब उनकी नज़रों में इंसान की इज्जत, उनकी भावनाओं का कोई मोल ही नहीं, तो उस कागज के टुकड़े का क्या मोल होगा। और न ही उन्हें उस कागज के टुकड़े पर यकीन होगा। लेकिन घर वालों के समझाने पर वो जांच के लिए तैयार हो गई ताकि उसके दामन में लगाए छींटे को वो हटा सके। लेकिन इस शर्त पर, अगर इसके बाद भी सुनीता को उस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हुआ तो वो दोनों तलाक ले लेंगे। राघव ने भी दुखी मन से सिया को हाँ कह दिया था। एक दो दिन बीत गए। सिया को संडे के दिन डॉक्टरी जांच कराने के लिए राघव के साथ जाना था। सिया ने भी अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और उसे देखकर आस पड़ोस में बातें बनाना भी शुरू हो गई थी। एक दिन सिया ऑफिस से घर आई तो देखा कि शीतल अपने पति रोहन के साथ वहां आई है। उसे आया देखकर सिया चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो शीतल ने उसे रोका। रुको भाभी। शीतल के शब्द सुनकर सिया के कदम रुक गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब शीतल उसके पास आई और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मेरी वजह से आप और भाई अलग अलग हो रहे हो, पर मेरा यकीन कीजिए भाभी, मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर सिया गुस्से में बोली, तो क्या चाहती थी आप? जो आप चाहती थी वो आपने किया, अब और कुछ मत कीजिए। शीतल बोली, ऐसा मत कहो भाभी, उस दिन से आज तक इस ग्लानि में जी रही हूँ। मेरी वजह से आपकी गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ गई। मेरी वजह से माँ ने आपको क्या कुछ नहीं कहा। उस दिन अगर मैंने माँ को कुछ ना बताया होता तो आज ना तो पापा और ना भाई मुझसे नाराज रहते। शीतल की बात सुनकर सिया बोली, ओह, तो आपको ये दुख है कि पापा जी और राघव आपसे बात नहीं कर रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगी कि हमारे तलाक के बाद वो आपसे नाराज नहीं होंगे। सिया की बात सुनकर शीतल बोली, आप मुझे गलत समझ रही हो भाभी। सिया, अब मैं सब सही समझ रही हूँ। आपको ये सब आज क्यों याद आ रहा है? ये सब उस दिन याद क्यों नहीं आया था जब मुझे मेरे पिता समान ससुर और भाई समान नंदोई के सामने बेइज्जत किया जा रहा था? उस दिन क्यों कुछ नहीं बोली? आप जब मेरे घर वालों के सामने माँ जी ने मुझे बेआबरू किया तब कहाँ थी आप? जब आपकी वजह से आपके भाई रात रात भर आंधी बारिश में मेरे घर के बाहर मुझसे एक बार बात करने के लिए इंतजार करते थे, तब आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं भी आपकी तरह ही एक स्त्री हूँ? जब आपके चरित्र पर मैंने या मेरे परिवार ने सब कुछ जानते हुए भी कभी कोई उंगली नहीं उठाई, तो आप मेरे चरित्र पर कैसे उंगली उठा सकती हैं? आपको किसने दिया ये हक? और आप होती कौन है ये फैसला करने वाली कि मैं चरित्रहीन हूँ या नहीं? फिर शीतल के पति की तरफ मुड़कर बोली, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती और न ही अब इस विषय पर कोई बात करना चाहती हूँ, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। रोहन,
भाभी शीतल की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन कुछ कह नहीं पाया ये सोचकर कि मेरा बोलना शायद राघव को सही ना लगे, लेकिन अब जब भी उसे देखता हूँ तो उसकी तड़प, उसकी तकलीफ और उसके अकेलेपन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि शीतल जैसी छोटी सोच वाली लड़की मेरी जीवन साथी है। आप इसके लिए जो भी सजा देंगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन राघव से अलग मत होइए। अगर आप इसे सजा नहीं देंगी तो मैं इसे सजा जरूर दूंगा, और इसकी सजा ये है कि जब तक आप और राघव इसे माफ नहीं करेंगे मैं इसे अपने साथ नहीं रहने दूंगा। रोहन की बात सुनकर सिया बोली, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, और दीदी ना ही आप, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही इसमें आप लोगों का कोई दोष है। दोष है तो मेरी किस्मत का कि मेरे नसीब में राघव का साथ नहीं है। आप प्लीज मेरी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब मत करिए। अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। वैसे भी मैं और राघव फैसला कर चुके हैं, अब इसमें किसी और की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी बात मैं मान भी जाऊं तो क्या माँ जी मुझे अपनाएंगी? उन्हें कैसे समझाएंगे आप दोनों? सिया की बात सुनकर वो दोनों चुप हो गए और सर झुकाकर नीचे देखने लगे। सिया उन दोनों को देखकर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, नहीं समझा सकते आप उन्हें? उनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे आप तो क्या कोई भी नहीं हटा पाएगा। तो बेहतर यही है कि इस बात और इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया जाए। उन्हें राघव की शादी कहीं और करके खुशी मिलती है तो वो ही सही, लेकिन एक बार उस लड़की के बारे में अच्छे से जांच करवा लीजिएगा ताकि किसी और लड़की की जिंदगी इस वाहियात भ्रांति के कारण तबाह ना हो। सिया रोते हुए बोली, वैसे भी मैं अगले हफ्ते शहर से बहुत दूर जा रही हूँ, तो ऐसे में आप सबसे नाराजगी रखकर तो नहीं जा सकती ना ही कोई बोझ अपने मन पर लेकर जाना चाहती हूँ। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगले हफ्ते आपको मेरी मेडिकल जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। इतना कहकर सिया आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर सिया फूट फूट कर रोने लगी थी। दूसरी तरफ राघव था जो सिया के घर के दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसे सिया के भाई ने फोन करके बुलाया था जब उसने शीतल और रोहन को अपने घर में देखा था, इस अंदाजे से कि वो दोनों शायद सिया को कुछ सुनाने आए हैं। वो सिया की बात सुनकर हैरान रह गया कि उसने उसे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। वो उसके साथ नहीं आना चाहती। इतना सब सोचकर उसके दिल में दर्द की लहर उठने लगी। वो वापस अपने घर चला गया। राघव सिया की बात सुनकर हैरान परेशान सा अपने घर की तरफ चला जा रहा था। सिया की बातें उसके दिल में दर्द कर रही थीं। उसकी पकड़ गाड़ी के स्टीयरिंग पर और कस गई। गाड़ी की स्पीड पहले से ही काफी तेज थी, अब और तेज हो गई थी। आंखों में आंसुओं की वजह से धुंधलापन आ गया था, जिससे सामने से आ रही गाड़ी नहीं दिखी। जब वो थोड़ा और उसकी गाड़ी के करीब आई तो एक जोरदार टक्कर के साथ राघव की गाड़ी साइड में जाकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे राघव के सर पर काफी गहरी चोट आई और वो बेहोश होकर स्टीयरिंग पर ही लुढ़क गया। इधर सिया अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो रही थी। साथ ही साथ राघव से अलग होने के फैसले पर खुद को कोस रही थी। क्यों उसने राघव से प्यार किया? उसने अपने कमरे और घर में लगे सारे मेडल्स और पुरस्कारों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें जलाने लगी। सिया की माँ और भाभी ने देखा तो सिया को रोकने लगी, लेकिन सिया किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बदहवास सी उन्हें जलाने के लिए माचिस जला रही थी, लेकिन हड़बड़ाहट में वो उससे जल नहीं पा रही थी। सिया की माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा तू ये क्या कर रही है? क्यों अपनी मेहनत को इस आग में झोंक रही है? रुक जा सिया, मत कर ये सब। प्रीति, सिया की भाभी, रुक जाइए दीदी, अपने वजूद अपने गौरव को इस तरह मत मिटाइए। सिया बिफरते हुए बोली, कैसा गौरव जिसने मेरी जिंदगी नरक कर दी, मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया, जिसने मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा गौरव, सब मिटा दूंगी मैं। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोगों को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक काम करती हूँ, इसके साथ साथ मैं खुद को भी खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि इस सब तमाशे की वजह मैं ही हूँ। फिर तेल की कैन उठाकर अपने ऊपर छिड़कने लगी। सिया की माँ और प्रीति दोनों घबरा गईं। जोर जोर से चिल्लाकर सिया को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। घर में शोर शराबा सुनकर सिया के पापा और भाई जो बाहर लॉन में टहल रहे थे
वो अंदर आए जब उन्होंने सिया की हालत देखी और उसके बिखरे मेडल्स और ट्रॉफियों को जमीन पर पड़ा देखा और केरोसिन की महक से उन दोनों को पूरा माजरा समझ में आ गया। सिया माचिस की तीली जला ही रही थी, तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। ये थप्पड़ सिया के पापा ने उसे मारा था, क्योंकि जो कदम वो उठाने जा रही थी उसका परिणाम और भी भयानक होने वाला था। सिया थप्पड़ पड़ते ही जमीन पर गिरी। उसने आंसू भरी नजरों से अपने पापा को देखा, फिर शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। सिया के पापा गुस्से में भड़कते हुए बोले, क्या करने चली थी? क्या एक बार भी सोचा कि हम लोगों पर क्या बीतेगी? क्या जवाब देंगे हम इस समाज को? यही कि हमारी बेटी में ही कमी थी। सिया ने उनकी बात सुनकर अपनी आंखें उठाकर उन्हें देखा। फिर उसके पापा उसे जमीन से उठाते हुए बोले, तू नहीं जानती, तेरा ये कदम उठाने के बाद भी ये समाज तुझ पर लांछन लगाने से बाज नहीं आएगा। उल्टा हम सबका जीना दूभर हो जाएगा। तेरी भतीजी पीहू जब भी किसी बच्चे के साथ खेलने जाएगी तो वहां पर भी उसे तेरे लिए ताने दिए जाएंगे, और बड़े होकर पता नहीं इसकी शादी भी होगी या नहीं। ये सब भी छोड़, मेरी बेटी इतनी कमजोर कब से हो गई कि जो किसी घटिया सोच वाली औरत की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो गई? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तूने इतना घटिया कदम उठाया? तेरे इन पुरस्कारों को देखकर जितना गर्व से मेरा चौड़ा सीना होता था, उतना तो तेरे भाई की वजह से भी कभी नहीं हुआ होगा। आज तक ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, और आज तू मेरे गर्व को राख बनाने चली थी। मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। सिया उनकी बात सुनकर हैरान भी थी और खुश भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। फिर अपने पापा के गले लगकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये कदम आपको चोट पहुंचाएगा। फिर अपनी माँ से, मुझे माफ कर दो माँ। फिर वो दोनों गले लगकर बुरी तरह रोने लगीं। सिया के पापा उसे सीने से लगाए रो रहे थे, साथ में उसे कह रहे थे कि आज जितना मर्जी हो उतना रो ले, क्योंकि आज के बाद वो उसे रोता बिलखता नहीं देखना चाहते। घर में सबकी आंखें नम थीं। थोड़ी देर बाद सिया की माँ उसे उसके कमरे में ले गईं, उसे बाथरूम में भेजकर नहाने को बोला। थोड़ी देर बाद जब सिया बाहर नहाकर आई तो उसकी माँ बाहर बेड पर बैठी थीं। वो उसके लिए खाना लेकर आई थीं। सिया जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से खाना खिलाया। फिर सिया उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई तो वो सो गई। थोड़ी देर बाद सिया के भाई नीरव के फोन पर एक कॉल आया, जिसे सुनकर वो हैरान हो गया। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। फोन गिरने की आवाज सुनकर प्रीति भी उठ गई और नीरव को देखकर बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? नीरव, प्रीति, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। राघव का एक्सीडेंट हो गया है। अभी इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। लास्ट डायल पर मेरा ही नंबर था तो मुझे इन्फॉर्म किया है। वो बाहर निकलने लगा तो प्रीति की तरफ मुड़कर बोला, प्रीति वो सिया। प्रीति बीच में बोली, आप जाइए, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी मैं। नीरव उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाकर चला गया। प्रीति बाहर आई। उसने अपने सास ससुर को उठाकर सारी बात बताई तो वो लोग भी परेशान हो गए। सिया के पापा ने बिना वक्त गवाए अशोक जी को फोन मिला दिया, फिर उन्हें पूरी बात बताई और हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। थोड़ी देर में सब लोग हॉस्पिटल में थे। राघव के घर वाले और नीरव और सिया के पापा भी वहीं मौजूद थे। सब लोग बहुत परेशान थे। इधर सिया अपने कमरे में गहरी नींद में सोई थी। एकाएक वो डरकर चिल्लाई, राघव, और वो उठकर बैठ गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रीति दौड़कर उसके कमरे में आई और बोली, क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हैं? ऐसे चिल्लाई क्यों? सिया हाँफते हुए अपनी सांसों को संयत करने की कोशिश कर रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। फिर भी वो हिम्मत करके बोली, भाभी, वो राघव से बात करनी है मुझे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है। उसकी बात सुनकर प्रीति के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाई कि सिया को क्या कहे, सिया को सच बताए या नहीं। फिर वो हिम्मत करके बोली, दीदी, ये आपका वहम है। आपने कोई बुरा सपना देखा है जिसकी वजह से ये सब हुआ, और आज शाम से काफ़ी कुछ हो रहा है, इस वजह से आपको ऐसा सपना आया होगा। आप परेशान मत हो, सो जाओ, सब ठीक है।
सिया भी उसकी बात मानकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो सबसे पहले राघव को फोन करके जांच करवाने जाने का पूछेगी। इस बहाने से उसकी खैरियत का भी पता लग जाएगा। काफी देर बाद उसे नींद आ गई थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।